So welcome students. In the last video we started the initial concept of our first unit, diversity in living world, and initially we discussed about the term living. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि किसे लिविंग कहना है और किसे नॉन लिविंग कहना है. किसे कहा था हमने लिविंग? द थिंग विच shows or which exhibit or which display those 5 characters were called as living. उन्हें हमने लिविंग कहा था. और जहाँ पर ये जो बेसिक कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स अब्सेंट है, इन्हें हमने कहा था नॉन लिविंग. अब हम ये जो 5 कैरेक्टर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, इन्हीं कैरेक्टर्स को हमें यहाँ डिटेल में स्टडी करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से थे वो 5 कैरेक्टर? एक बार रिमाइंड करेंगे. ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेंस एंड लोकोमोशन. ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दीज 5 कैरेक्टर्स वन बाय वन. तो इनमें सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर आता है? द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोथ. क्या है पहला कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का? ग्रोथ. अब यह टर्म हम हमेशा यूज करते हैं. जनरली ग्रोथ इज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हम जानते हैं प्लांट्स ग्रो होते हैं, एनिमल्स ग्रो होते हैं. बट व्हाट डज दिस टर्म बायोलॉजिकली मीन्स? वैसे तो यह टर्म कई जगह यूज की जाती है, लेकिन बायोलॉजिकली हमें इस टर्म का मीनिंग स्टडी करना है. ग्रोथ किसे कहेंगे? ओके, हम जब भी देखते हैं जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में प्रेजेंट है, आफ्टर देयर बर्थ कंटिन्यूअसली दे शोज ग्रोथ. एनिमल्स में ग्रोथ होती है, प्लांट्स में ग्रोथ होती है. पर ये ग्रोथ एक्चुअली है क्या? अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो हम ग्रोथ को क्या डिफाइन करेंगे और कैसे हम पता लगाते हैं या कैसे हमें मालूम पड़ता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ ऑकर हो रही है? कैसे कहोगे आप कि एक प्लांट ग्रो हो रहा है या एक एनिमल ग्रो हो रहा है? कुछ आइडेंटिफिकेशन है उसके, कुछ कैरेक्टर्स डिस्प्ले होते हैं. सो इन जनरल वी कंक्लूड दिस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ जनरली बाय इंक्रीज. इन बेसिक टर्म्स क्या दिखाई देता है हमें यहाँ पे? इंक्रीज दिखाई देता है. ठीक है, अब ये इंक्रीज कहाँ होता है? दिस इंक्रीज ऑकर्स इन द साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इंक्रीज ऑकर्स इन शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कहाँ इंक्रीज होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज इंक्रीज ऑकर होता है. ठीक है, जैसे प्लांट में हम देखते हैं साइज जो भी है वो साइज बड़ा होता है. एनिमल्स में भी साइज बड़ा होता है. शेप चेंज होता है. प्लांट का शेप जब वो 1 to 2 ईयर्स ऑफ एज है एक अलग शेप में होता है. जब वो 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज में होगा तब एक अलग शेप होगा. सो इंक्रीज इन साइज एंड शेप. लेकिन ये साइज और शेप इंक्रीज क्यों होते हैं? ठीक है, साइज तो इंक्रीज हो रहा है, शेप तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन व्हाई देयर इज इंक्रीज इन साइज एंड शेप? सो वी नो दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ देयर फंडामेंटल यूनिट. बोथ ऑफ दीज इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन शेप, या फिर इसी के साथ एक तीसरा फैक्टर भी है, इंक्रीज इन वेट. जो भी वेट है, जैसे जैसे एनिमल या प्लांट ग्रो होता है उसका वेट इंक्रीज होता है. क्यों इंक्रीज होता है? सो हियर वी हैव अ कलेक्टिव फॉर्म कॉल्ड एज सेल. किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? सेल से रिलेटेड है. इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन शेप, इंक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन सेल नंबर. उस एनिमल में जितने भी सेल प्रेजेंट है
उन सेल्स का जो टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन सेल नंबर, इसे ही कहा जाता है इंक्रीज इन सेल मास या इंक्रीज इन सेल डेंसिटी। ठीक है, जो भी इंक्रीज होगा साइज में, वेट में, शेप में, इज नथिंग बट द इंक्रीज इन मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या बढ़ रहा है उसका यहां पे कंटिन्यूअसली मास बढ़ता है। ठीक है, अब मास क्यों बढ़ता है? व्हाई देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द मास? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टोटली मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि सेल किसे कहते हैं हम? दिस सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये यूनिट होता है सेल। और इस सेल का जब मास बढ़ता है, ये सेल जब मल्टीप्लाई होता है, द टोटल डेंसिटी ऑफ सेल, द टोटल नंबर ऑफ सेल कीप इंक्रीजिंग एज द एज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। और इसी के वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, वी हैव अ चेंज इन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म एज द नंबर ऑफ सेल और सेल मास और सेल डेंसिटी, कुछ भी कह लीजिए इसे, तीनों का मीनिंग एक ही है। आप इसे सेल मास कहिए, सेल डेंसिटी कहिए या सेल नंबर कहिए। ये जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, द मास ऑफ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म और द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें डिस्प्ले किस फॉर्म में होता है? डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ बॉडी। फिर चाहे वो प्लांट बॉडी है चाहे एनिमल बॉडी है, ग्रोथ हमेशा एग्जिबिट होता है चेंज इन साइज, वेट एंड शेप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी। और क्यों होता है ये? ड्यू टू द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल मास और सेल डेंसिटी। This is one of the first basic characteristic of living organism। फिर चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो। अब हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तो इसे हम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। We cannot apply this character universally. It is only applicable in multicellular organisms. The character of growth is applicable और exhibit only by multicellular, क्योंकि यहाँ पे ही नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर उस एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमें इंक्रीज इन सेल नंबर या इंक्रीज इन सेल मास दिखाई नहीं देता है। वहाँ सेल डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है। सेल डेंसिटी इंक्रीज कहाँ होगी? ओनली इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी यूनिसेल्यूलर है, लाइक बैक्टीरिया इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, फंजाई इट इज ऑल्सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ हमें ये कैरेक्टर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सो दिस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बस इसके मीनिंग चेंज होते हैं। यूनिसेल्यूलर में ग्रोथ इसका मीनिंग अलग है, मल्टी सेल्यूलर में ग्रोथ वहाँ इसका मीनिंग अलग है। ये जो हम देखते हैं, जिसे हमने डिफाइन किया है
क्या कहेंगे, क्या डिफाइन किया है हमने ग्रोथ को, इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल मास और सेल डेंसिटी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ये जनरल डेफिनेशन हमने किया है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए, नॉट फॉर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। Okay, so it is the first character of a living organism, growth. From their birth up to their death, ये जो भी इनका लाइफ स्पैन है, क्या कहेंगे इसे हम, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन स्टार्ट होगा फ्रॉम द बर्थ और एंड होगा ऑन डेथ, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जब तक तो ऑर्गेनिज्म डेड नहीं हो जाता। ये जो जर्नी है इसे कहेंगे हम लाइफ स्पैन। सो दिस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ आफ्टर द बर्थ अप टू द डेथ ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली हमें डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देता है। सो ये हो गया स्टूडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला फंडामेंटल कैरेक्टर, जिसे हमने कहा है ग्रोथ। ठीक है, अब हमें देखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। सो आफ्टर ग्रोथ नाउ वी हैव टू स्टडी द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस कैरेक्टर इज नाउ कॉल्ड एज द कैरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या है ये कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स forms new organisms similar to them। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच एवरी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, प्री एग्जिस्टिंग यानी जो पहले से प्रेजेंट है, पहले से मौजूद है, ऐसे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। कौन तैयार करेगा नया ऑर्गेनिज्म, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। फिर चाहे वो किसी भी स्पेसीज के हो, अलग अलग टाइप के प्लांट है, अलग अलग एनिमल्स है, ये दोनों भी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ये सब एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ देयर लाइफ, उनके लाइफ में एक पर्टिकुलर स्टेज आता है जिस स्टेज पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर टू देम कहा गया है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कौन से, सिमिलर टू देम, दैट इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल स्पेसीज, इसे हम कहते हैं स्पेसीज कहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो उसी स्पेसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करते हैं इस प्रोसेस को, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है, यही हमने एक टर्म देखा था, द टर्म ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन फ्रॉम द बर्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अप टू द डेथ
ठीक है, यहाँ ये बीच का जो भी टाइम पीरियड है, इन बिटवीन टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, इसे हमने कहा है लाइफ स्पैन. सो बाय द प्रोसेस ऑफ दिस रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग इन देयर एंटायर लाइफ स्पैन, different type of organism reproduces the new organisms. तो यहाँ हमारे पास दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है. द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म वी कॉल देम एज पेरेंट्स, एंड फ्रॉम दीज पेरेंट्स थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, उनके कंप्लीट लाइफ स्पैन में एट अ पर्टिकुलर स्टेज ये ऑर्गेनिज्म उनके जैसे बिलोंगिंग टू देयर ओन टाइप नए ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे. तो ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हम कहते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग. क्या कहेंगे इन्हें? ऑफस्प्रिंग्स कहेंगे. ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेनी, इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन नेक्स्ट जनरेशन. So this process is necessary to maintain the continuity of life. किस लिए जरूरी है? To maintain the continuity of life. इसके बिना अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विल गेट एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट. जरूरी है अगर लाइफ का कंटिन्यूएशन में प्रेजेंट रहना है इस प्लैनेट पे, तो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है, जो प्री एग्जिस्टिंग है, इन ऑर्गेनिज्म द्वारा कंटिन्यूअसली नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना जरूरी है. एंड इट इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. चाहे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी स्पीसीज से बिलोंग करते हो या किसी भी टाइप को बिलोंग करते हो, प्लांट हो या एनिमल हो, each and every type of living organism produces their own type of new organism. ये अपने ही टाइप के नए ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये दिस विल बी द सेकेंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट दे रिप्रोड्यूसेस एंड forms the new individual belonging to their own type. अब इसके बाद हम देखेंगे the third character of living organisms. Now the third character of living organism, it is related with the processes that takes place inside the body of organism. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के प्रोसेस ऑकर होते हैं. इससे रिलेटेड जो भी है, याद है कल जिसे हमने फिजियोलॉजी कहा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कहा था फिजियोलॉजी, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस. तो ये जो है ये थर्ड कैरेक्टर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसे कहते हैं कैरेक्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म. ठीक है, कैरेक्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म. अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? अगर इसे डिफाइन किया जाए तो मेटाबॉलिज्म इज कलेक्शन ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जितने भी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म. सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म. अब यह एक हमें टर्म देखना है कि व्हाट डज इट मीन बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है. सबसे पहले यहाँ हमें समझना है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसे कहा जाता है. ओके, सो अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस
It is any type of biochemical process, इसे कहा जाता है कोई भी टाइप का एक बायोकेमिकल प्रोसेस जो एक ऑर्गेनिज्म या फिर सिंपली एक सेल के अंदर होगा। क्या कहेंगे हम इसे? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहेंगे। इसे ही कहा जाता है बायोकेमिकल प्रोसेस। जैसे कि हम देखते हैं, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कंटिन्यूअसली सर्वाइव करने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना पड़ता है, जहां इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है। वी हैव डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। वैसे ही वी हैव और एक अलग टाइप एक्सक्रीशन, excretion the process by which waste material is given out from the body of an organism, ठीक है। so all these are nothing but biochemical processes। अगर प्लांट की बात करें तो वहां एक यूनिक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस हमें दिखाई देगा, फोटोसिंथेसिस। the particular biochemical or physiological process that takes place inside plant only, जो सिर्फ प्लांट में होता है, ठीक है। सो ऑल सच टाइप ऑफ प्रोसेस, या फिर इसे एक अदर वर्ड में हम जानते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहेंगे इसे? लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, इसका मतलब लाइफ प्रोसेस है, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द लाइफ, जो लाइफ को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ऐसे सभी टाइप के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल process। and now all these biochemical process are basically categorized into two type। यहां इनके दो अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इट इज नोन एज कैटाबोलिज्म एंड सेकेंड इट इज नोन एज एनाबोलिज्म। First type of biochemical processes are called as catabolic process. Second type of biochemical processes are called as anabolic process, or catabolism and anabolism. So catabolism involve catabolic process, anabolism involve anabolic process। ठीक है। अब ये दो प्रोसेस का मतलब क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल, कलेक्टिवली एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस के दो टाइप है, कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस। जहां कैटाबोलिक प्रोसेस ऑकर हो गए उसे कहा जाएगा कैटाबोलिज्म, जहां एनाबोलिक प्रोसेस ऑकर होंगे उसे कहा जाएगा एनाबोलिज्म। सो दिस एंटायर मेटाबोलिज्म is a combination of these two, that is catabolism plus anabolism gives us metabolism। क्या मिलेगा इससे? मेटाबोलिज्म मिलेगा। It is a combination of catabolism plus anabolism, means it is a combination of catabolic processes and anabolic processes which takes place inside a living organism।
जो कहाँ होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा या फिर एक सेल के अंदर होगा, विद इन अ सिंगल सेल और विद इन एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हम देखेंगे ये दो अलग अलग प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस किसे कहा जाएगा, वेयर देयर इज यूटिलाइजेशन और ब्रेकडाउन, जहां यूटिलाइजेशन है और जिसके साथ जहां ब्रेकडाउन किया जा रहा है। एनाबोलिक प्रोसेस विच इज रिलेटेड टू सिंथेसिस। एनाबोलिक प्रोसेस किसके साथ रिलेटेड है, सिंथेसिस के साथ रिलेटेड है। नाउ हियर we know the example of photosynthesis. We called plant as autotrophic organism. हम प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑटोट्रॉप, बिकॉज प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल, यानी यहाँ किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, फूड मटेरियल का सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए हम प्लांट को कहते हैं ऑटोट्रॉप। और जहां पर सिंथेसिस हो रहा है उस प्रोसेस को कहेंगे एनाबोलिज्म और एनाबोलिक प्रोसेस। लाइक वी परफॉर्म डाइजेशन, एनिमल परफॉर्म डाइजेशन, और यहाँ पर जो भी फूड मटेरियल है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, उस फूड मटेरियल को यूटिलाइज किया जाता है टू ऑब्टेन एनर्जी। यानी यहाँ यूटिलाइजेशन है, यहाँ ब्रेक डाउन है, तो इसे कहेंगे हम कैटाबोलिक प्रोसेस। ये हो गया कैटाबोलिज्म। सो कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म कलेक्टिवली गिव्स अस मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म क्या है, ऑल द टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट ऑकर इनसाइड अ सेल और ऑर्गेनिज्म। एक सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस है कलेक्टिवली वो एनाबोलिक प्रोसेस है, उसी के साथ वो कैटाबोलिक प्रोसेस है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हमें मिलता है मेटाबोलिक प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज मेटाबोलिज्म and such a type of process is called as metabolic process. The process which involves either catabolism or anabolism or both, जहाँ कैटाबोलिज्म प्रेजेंट है, एनाबोलिज्म प्रेजेंट है, या फिर दोनों भी एक साथ प्रेजेंट है, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबोलिक प्रोसेस। इट इज अ पार्ट ऑफ मेटाबोलिज्म। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, कंटिन्यूअसली कोई ना कोई प्रोसेस शुरू रहती है। कंटिन्यूअसली रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, वन बाय वन, कलेक्टिव या एक साथ, ये सभी प्रोसेस उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते रहते हैं कलेक्टिवली। इसे क्या कहा है हमने, मेटाबोलिज्म। कलेक्शन ऑफ all the physiological process that occur inside a living organism, which may be unicellular or which may be a multicellular organism. Okay students, now we have the fourth property or fourth character of a living organism, and it is called as character of sense. The most important character which help in the survival of living organism, sense. अब ये sense क्या डिफाइन करना है हमें, sense is ability of an organism to recognize stimuli। क्या रिकॉग्नाइज करना है, स्टिम्युलाई रिकॉग्नाइज करना है, एंड टू गिव appropriate response। इसे टू गिव भी कहेंगे अपन, या टू
टू जनरेट भी कह सकते हैं, टू जनरेट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, इसे कहा जाता है सेंस। ठीक है, अब ये नेक्स्ट कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में किससे रिलेटेड है? द कैरेक्टर रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज द स्टिम्युलाई। किसे कहा जाता है? स्टिम्युलाई को रिकॉग्नाइज करना है। अब स्टिम्युलाई अलग अलग टाइप के हैं। ब्रॉडली वी क्लासिफाई दिस स्टिम्युलाई इनटू टू टाइप एज एक्सटर्नल स्टिम्युलाई एंड सेकेंड इंटरनल स्टिम्युलाई। दो अलग अलग टाइप के स्टिम्युलाई प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल स्टिम्युलाई लाइट is an external stimuli, sound external stimuli, ठीक है, हीट एक्सटर्नल स्टिम्युलाई। क्या है ये सब? एक्सटर्नल स्टिम्युलाई है। ओके, इंटरनल स्टिम्युलाई लाइक हंगर, ओके, is a type of internal stimuli. Then we have thrust, it is also a type of internal stimuli. Again pain, it is another type of internal stimuli. अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके सर्वाइवल के लिए उसे अपने सराउंडिंग के साथ कोलैबोरेट करना है। द ऑर्गेनिज्म नीड टू कोलैबोरेट विथ इट्स सराउंडिंग। और ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग पर डिपेंड होते हैं। टू ऑब्टेन फूड ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इट्स सराउंडिंग। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। और यहाँ सर्वाइवल के लिए ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एबिलिटी ऑफ सेंस। दे रिकॉग्नाइज देयर सराउंडिंग, वो अपने सराउंडिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। सराउंडिंग और सराउंडिंग में होने वाले जो भी चेंजेस है, द चेंजेस दैट ऑकर्स इन सराउंडिंग, और इन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए इनके पास प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन। होते हैं कि नहीं सेंसरी ऑर्गन्स? कितने टाइप के सेंसरी ऑर्गन है? आईज, देन ईयर्स, देन नोज, देन टंग एंड लास्टली स्किन। ओके, वी हैव 5 टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन, और इनमें से हर सेंसरी ऑर्गन एक टिपिकल टाइप के स्टिम्युलाई को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन का काम क्या है? ओनली टू रिकॉग्नाइज स्टिम्युलाई, रिकॉग्नाइज करना कि ये स्टिम्युलाई क्या है, कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। ईयर, नोज, आईज, टंग एंड स्किन, और ये सभी ऑर्गन को हम कहते हैं सेंसरी ऑर्गन। एंड ईच ऑफ दीज ऑर्गन गिव्स सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सराउंडिंग। ईयर का काम होता है इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड, ठीक है। आईज लाइट का इंफॉर्मेशन देता है, विजन प्रोवाइड करता है। टंग टेस्ट प्रोवाइड करता है। नोज स्मेल प्रोवाइड करता है। एंड स्किन इट प्रोवाइड द चेंज इन टेम्परेचर, द फील, द टच जिसे हम कहते हैं। ओके, तो ये सभी सेंसरी ऑर्गन रिकॉग्नाइज करने का काम परफॉर्म करते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ स्टिम्युलाई। और इस स्टिम्युलाई को रिकॉग्नाइज करना ही काफी नहीं है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द स्टिम्युलाई, ऑर्गेनिज्म जनरेट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। अब ये जो रिस्पॉन्स है, दिस रिस्पॉन्स इज गिवन बाय आवर नर्वस सिस्टम। ये रिस्पॉन्स कौन देता है? हमारी नर्वस सिस्टम, लाइक ब्रेन। रिकॉग्नाइज करना काम है सेंसरी ऑर्गन का।
और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना, और वो रिस्पॉन्स भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करना, यह फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे सेंसरी ऑर्गन हमें एनिमल में दिखाई देते हैं, यही टाइप का सेंसरी ऑर्गन या एबिलिटी ऑफ सेंस प्लांट में भी प्रेजेंट रहता है, चाहे वहाँ हमें सेंसरी ऑर्गन का प्रेजेंस ना दिखे, वहाँ हमें नर्वस सिस्टम ना दिखे, या वहाँ हमें ब्रेन भी ना दिखे। प्लांट कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द स्टिम्युलाई, प्लांट भी स्टिम्युलाई रिकॉग्नाइज करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी स्टिम्युलाई रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो भी स्टिम्युलाई उन्हें मिलता है उस स्टिम्युलाई के अगेंस्ट ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हर तरह के अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कंटिन्यूअसली जनरेट करते हैं। ये जो एबिलिटी है, ये जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दिस कैरेक्टर इज कॉल्ड एज द कैरेक्टर ऑफ सेंस। और इसके बाद हम देखेंगे लास्ट कैरेक्टर ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक कैटेगरी ओनली। ये सिर्फ एनिमल्स, और वो भी हायर एनिमल्स में है। द कैरेक्टर ऑफ लोकोमोशन, द फिफ्थ कैरेक्टर। कौन सा है फिफ्थ कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का? कैरेक्टर ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन किसे कहा जाता है? द एबिलिटी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म टू चेंज their position from one place to another एक जगह से दूसरी जगह एंटायर बॉडी पोजीशन चेंज करता। बस इसे लोकोमोशन नहीं कहेंगे। इट इज नॉट ओनली एबिलिटी टू चेंज पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस चेंज इन पोजीशन विच टेक्स प्लेस, ये जो भी चेंज इन पोजीशन हो रहा है, इट शुड बी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंडिपेंडेंट ऑफ, कैसा होना चाहिए चेंज इन पोजीशन? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मीन्स लोकोमोशन इज एन इंटरनल एबिलिटी। द ऑर्गेनिज्म विल चेंज देयर पोजीशंस ऑन देयर ओन विल। कैसे चेंज करेंगे? यहां पर अपनी इच्छा अनुसार चेंज करेंगे, जिसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसे कहा जाता है लोकोमोशन। इट इज नॉट द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये सिर्फ बॉडी का मूवमेंट नहीं है, ठीक है। इट इज चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर place, and we know that plants, though they are living organism, cannot change their position. Plants अपनी position change नहीं कर सकते। Along with plant there are other type of living organisms also. प्लांट के साथ और भी बहुत सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विच आर स्टेशनरी, जो एक ही जगह प्रेजेंट रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। सो दिस कैरेक्टर ऑफ लोकोमोशन इट इज only found in case of higher animals, और इसी के साथ जो लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे है जो बैक्टीरिया अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है लोकोमोशन। सो इस वीडियो में हमने स्टडी किए हैं ये 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेंस एंड लोकोमोशन। ठीक है, सो इट गिव्स अस द आइडिया अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग किसे कहा जाएगा? जिनके पास है पांचों के पांचों कैरेक्टर
एक्सेप्ट लोकोमोशन, क्योंकि लोकोमोशन हम प्लांट में अप्लाई नहीं कर सकते, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू एनिमल। एटलीस्ट दीज 4 ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, देन वी हैव मेटाबॉलिज्म एंड सेंस। अगर ये 5 कैरेक्टर या ये 4 कैरेक्टर किसी चीज में प्रेजेंट है तो ही उसे लिविंग कहा जाएगा, तो ही उसे ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। अगर ये कैरेक्टर वहाँ हमें दिखाई नहीं देते हैं तो सर्टनली दैट पर्टिकुलर थिंग शुड बिलोंग टू नॉन लिविंग कैटेगरी। किसे बिलोंग करेगा वो? नॉन लिविंग कैटेगरी को बिलोंग करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें लर्न करना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हमारा हेडिंग है डाइवर्सिटी, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। कितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, साइंटिफिकली उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ये सभी अब हम हमारे आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। अप टू देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट गिवन इन आवर इनिशियल 2 वीडियोस। जो भी हमारे पहले 2 वीडियो हमने बनाए हैं, इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और उसके बाद आज हमने स्टडी किए हैं ये 5 फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू हैव टू स्टडी दीज कंसेप्ट थरोली। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट जो इसमें प्रोवाइड किया गया है इसे थरोली स्टडी करना है, तभी जाकर हम ये आने वाला जो पार्ट है इसे अच्छे तरह से समझ सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स।